सही कहा। तो चलिए इस नक्शे का पहला पड़ाव देखते हैं। ये हमें 19वीं सदी के आखिरी में ले जाता है। सवाल है अलीगढ़ आंदोलन के बारे में कि इसे किसने शुरू किया, और जवाब है सर सैयद अहमद खान। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 1857 के गदर के बाद जब माहौल इतना तनावपूर्ण था, तब उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत शिक्षा से क्यों की, राजनीति से क्यों नहीं? ये उस समय का सबसे जरूरी और रणनीतिक सवाल था। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार मुस्लिम समुदाय को, खासकर जो अभिजात वर्ग था, बहुत शक की नजर से देख रही थी। मुस्लिम समुदाय ने आधुनिक यानी अंग्रेजी शिक्षा को नहीं अपनाया, हाँ। तो वे सरकारी नौकरियों में, प्रशासन में, मतलब प्रभाव के हर क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे। ये सिर्फ शिक्षा की बात नहीं थी, ये एक समुदाय के अस्तित्व और क्या कहते हैं, प्रासंगिकता को बचाने की लड़ाई थी। मतलब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, जी वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था, नहीं, बल्कि एक समुदाय के भविष्य को सुरक्षित करने का एक जरिया था। बिल्कुल एक जीवन रेखा थी। हाँ। सर सैयद का मानना था कि टकराव के बजाय सहयोग और शिक्षा के जरिए ही समुदाय अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकता है। ये उस दौर का एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया था। और ये दिलचस्प है कि जहाँ एक तरफ सर सैयद शिक्षा के जरिए खाई पाटने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सिस्टम खुद ही अपनी दीवारों को और मजबूत कर रहा था। इसी दौर में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। स्रोतों में बताया गया है कि ये न्यायपालिका में नस्लीय समानता से जुड़ा था, पर यह सिर्फ एक कानूनी मामला तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कानून से कहीं ज्यादा था। ये सीधे सीधे नस्लीय श्रेष्ठता के विचार पर हमला था। बिल का प्रस्ताव बहुत बहुत सीधा था कि भारतीय जज भी अब अंग्रेज या यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई कर सकेंगे। एक मिनट, मतलब पहले ऐसा नहीं था? नहीं, इससे पहले ये अधिकार सिर्फ गोरे जजों को था। सुनने में तो ये बहुत तार्किक और न्याय संगत लगता है। फिर इसमें विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ क्योंकि भारत में रह रहे अंग्रेजों के लिए ये विचार ही असहनीय था। उनकी मानसिकता ये थी कि हम शासक हैं और भारतीय शासित। अच्छा। एक गुलाम नस्ल का व्यक्ति हमारी बेहतर नस्ल के किसी इंसान पर फैसला कैसे सुना सकता है? उन्होंने इतना जबरदस्त विरोध किया, प्रदर्शन किए कि सरकार को झुकना पड़ा और बिल को बहुत कमजोर कर दिया गया। लेकिन इस एक घटना ने पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी। उनका ब्रिटिश न्याय प्रणाली से एक तरह से मोहभंग हो गया। उन्हें समझ आ गया कि ये समानता की बातें सब दिखावा हैं। तो एक तरफ अंग्रेजों का ये रवैया था, और शायद इसी हताशा ने, इसी मोहभंग ने कई भारतीयों को अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों में ताकत खोजने के लिए प्रेरित किया होगा। हमारी स्रोतों में अगला जिक्र आर्य समाज का है, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। क्या ये उसी वैचारिक खींचतान का नतीजा था? आप इसे ठीक वैसे ही जोड़ सकते हैं। दयानंद सरस्वती का नारा था, वेदों की ओर लौटो। यह पश्चिम की नकल करने के बजाय अपने प्राचीन ज्ञान और संस्कृति में आत्मविश्वास खोजने का आह्वान था। लेकिन यह सिर्फ अतीत का गुणगान नहीं था। उन्होंने वेदों की अपनी व्याख्या के आधार पर बाल विवाह, जातिवाद और मूर्ति पूजा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया। तो एक तरह से अलीगढ़ आंदोलन और आर्य समाज दोनों ही आधुनिकता की चुनौती का जवाब दे रहे थे, बस उनके रास्ते अलग थे। बिल्कुल, एक पश्चिम से सीखकर आगे बढ़ना चाहता था, दूसरा अपनी जड़ों की ओर लौटकर समाज को सुधारना चाहता था। और फिर धीरे धीरे ये जो सामाजिक चेतना थी, ये राजनीतिक आकांक्षाओं में बदलने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत की। लेकिन होम रूल और पूर्ण स्वराज में क्या फर्क था? क्या यह आजादी की ही मांग थी? नहीं, यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, 1916 के आसपास जब होम रूल आंदोलन शुरू हुआ, तब तक पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा नहीं थी। होम रूल का मतलब था स्वशासन। स्वशासन। हाँ, यानी हम ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बने रहेंगे, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया थे, लेकिन हमारे देश के जो आंतरिक मामले हैं उन्हें चलाने का अधिकार हमारा होगा। रक्षा, विदेश नीति जैसे मामले अंग्रेज देख सकते हैं। ये उस समय की कांग्रेस की नरमपंथी सोच से एक कदम आगे तो था, लेकिन ये पूरी आजादी की मांग नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों में होम रूल की मांग पुरानी पड़ गई और पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद हो गया? ये बदलाव इतनी तेजी से कैसे आया? इसकी वजह थी ब्रिटिश सरकार की अपनी गलतियां। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, भारतीयों ने युद्ध में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था, इस उम्मीद में कि कुछ अधिकार मिलेंगे। बिल्कुल,
इसी उम्मीद में। लेकिन मिला क्या? रॉलेट एक्ट। हमारे स्रोतों में सवाल है कि ये कब पारित हुआ? 1919 में। ये एक काला कानून था। काला कानून क्यों? ऐसा क्या था इसमें? ये कानून सरकार को असीमित शक्तियां देता था। पुलिस सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील। ये नागरिक अधिकारों का गला घोटने जैसा था। मतलब जिस सरकार से भारतीय अधिकारों की उम्मीद कर रहे थे, उसी ने उनके बचे कुचे अधिकार भी छीन लिए। हाँ, और इसी कानून के विरोध ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जलियांवाला बाग। बिल्कुल। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। जनरल डायर ने अपनी फौज के साथ बाग के एकमात्र रास्ते को बंद किया और निहत्ती भीड़ पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए। इस एक हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन के क्रूर और अमानवीय चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। इसने गांधी जी जैसे नेताओं को भी यह यकीन दिला दिया कि सरकार से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। और इसी पृष्ठभूमि में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई है ना, 1920 में। पर असहयोग का मतलब सिर्फ विरोध प्रदर्शन तो नहीं था। इसका असल विचार क्या था? इसका विचार बहुत गहरा था। गांधी जी ने कहा कि भारत में मुट्ठी भर अंग्रेज इसलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि हम भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। हमारे बच्चे उनके स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे वकील उनकी अदालतों में काम करते हैं, हम उनके बनाए कपड़े पहनते हैं। सही। अगर हम सब मिलकर इस सहयोग को वापस ले लें तो ये पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये ब्रिटिश शासन की नींव पर सीधा प्रहार था। यह पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था जिसने स्वतंत्रता संग्राम को ड्राइंग रूम से निकालकर गली मोहल्लों और खेतों तक पहुंचा दिया। तो इस पूरी कड़ी ने, मतलब रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग, फिर असहयोग आंदोलन, इसने शायद स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी होगी। इसने होम रूल जैसी मांगों को बेमानी बना दिया होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन घटनाओं के बाद की जो नई पीढ़ी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे, उन्हें अब स्वशासन का विचार बहुत अधूरा और अपमानजनक लगने लगा। उनका कहना था कि हमें किसी के अधीन रहकर अधिकार नहीं चाहिए, हमें पूरी आजादी चाहिए। और इसी सोच का नतीजा था 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये अधिवेशन एक मील का पत्थर क्यों माना जाता है? क्योंकि यही पहली बार कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अब लक्ष्य पूरी तरह साफ था, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। अब कोई समझौता नहीं। इसी अधिवेशन में यह भी तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, और यही वजह है कि बाद में जब हमारा संविधान बना तो उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। बिल्कुल। पूर्ण स्वराज का संकल्प तो ले लिया, लेकिन इस संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत थी, और यहीं से दांडे मार्च की कहानी शुरू होती है। मेरा सवाल यह है कि गांधी जी ने इतने सारे मुद्दों को छोड़कर नमक को ही क्यों चुना? कहते हैं कि जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का विचार रखा तो कांग्रेस के कई बड़े नेता भी हैरान थे। उन्हें लगा कि ये कितना छोटा और मामूली मुद्दा है। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने भी इसका मजाक उड़ाया था। लेकिन गांधी जी की यही खूबी थी, वो एक आम सी दिखने वाली चीज में पूरे साम्राज्य को चुनौती देने की ताकत देख सकते थे। नमक हर गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान की जरूरत थी और सरकार ने उस पर टैक्स लगा रखा था। हाँ। नमक कानून तोड़ना ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार और उसके अन्यायपूर्ण शासन को सीधी चुनौती थी। साबरमती से दांडी तक की वो जो 240 मील की पैदल यात्रा थी, उसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रतीक बन गई। और इसी दौर में एक और आवाज गूंज रही थी जो सिर्फ सत्याग्रह तक सीमित नहीं थी, इंकलाब जिंदाबाद। हमारे स्रोतों में इसका श्रेय भगत सिंह को दिया गया है। हाँ, इस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों को ही जाता है। हालांकि इसे लिखा शायर हसरत मोहानी ने था। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका तो उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। बिल्कुल। और उस वक्त उन्होंने यही नारा लगाया था। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब है क्रांति अमर रहे। यह सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की बात नहीं थी, ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने का सपना था जिसमें इंसानों द्वारा इंसानों का शोषण ना हो। यह उस क्रांतिकारी धारा का प्रतीक बन गया जो स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी रास्ते के समानांतर बह रही थी। और फिर आया स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी और सबसे बड़ा जन आंदोलन
1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इस आंदोलन का नारा था करो या मरो। ये इतना निर्णायक क्यों था? क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार को दिया गया एक अल्टीमेटम था। अंग्रेज युद्ध में फंसे थे और वे चाहते थे कि भारतीय उनका साथ दें। लेकिन भारतीय नेताओं का कहना था कि भाई हम एक साम्राज्य की आजादी के लिए कैसे लड़ सकते हैं जो खुद हमें गुलाम बनाया हुआ है। सही बात है। जब बातचीत विफल हो गई तो गांधी जी ने वो नारा दिया जो उनके अहिंसक सिद्धांतों से थोड़ा अलग लगता था, करो या मरो। इसका मतलब था कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये अंग्रेजों के लिए एक सीधा संदेश था, अब बहुत हुआ, भारत छोड़ो। भले ही इस आंदोलन को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिला के रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। और जब ये तय हो गया कि आज़ादी मिलकर रहेगी, तब सबसे बड़ी चुनौती थी कि आज़ाद भारत का स्वरूप क्या होगा। यहीं पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इस काम का महत्व कितना बड़ा था? इसका महत्व अकल्पनीय है। आपको एक ऐसे देश के लिए कानून का ढांचा तैयार करना था जिसमें सैकड़ों भाषाएं, हजारों जातियां और अनगिनत धर्म और संस्कृतियां हों। एक ऐसा संविधान बनाना था जो सबको बराबरी का हक दे, सदियों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करे और लोकतंत्र की नींव रखे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कानूनी समझ, सामाजिक दृष्टि और अथक परिश्रम से इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाया। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया भी काफी जटिल रही होगी। हमारे स्रोतों में कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जिक्र है। ये क्या थे? कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया 3 मंत्रियों का एक दल था। इसका काम था सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का एक फॉर्मूला तैयार करना। वे भारत को एकजुट रखना चाहते थे, लेकिन उनकी योजनाएं कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को पूरी तरह मंजूर नहीं हुई। जब यह मिशन विफल हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण का आखिरी रास्ता निकाला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह वह कानून था जिसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन इसी कानून ने भारत के विभाजन का रास्ता भी तय किया। हाँ, यह उस आजादी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। इसी अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 नए देशों के निर्माण का प्रावधान किया। तो ये कानून स्वतंत्रता और विभाजन दोनों का कानूनी आधार बना। और इस सफर का आखिरी सवाल भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 1950 में पद संभाला, जबकि देश 1947 में आजाद हो गया था। ये 3 साल का अंतर क्यों? ये बाकी दिलचस्प नुक्ता है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, लेकिन हम एक डोमिनियन थे, यानी तकनीकी रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन। हमारा अपना संविधान नहीं था। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ। उसी दिन भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यानी एक ऐसा देश जिसका प्रमुख कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि एक चुना हुआ राष्ट्रपति होगा। बिल्कुल। और उसी ऐतिहासिक दिन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो इन सवालों के जरिए हमने लगभग 70-80 सालों का एक लंबा और तूफानी सफर तय किया। सामाजिक सुधारों की धीमी शुरुआत से लेकर पूर्ण स्वराज्य का नारा और फिर एक नए राष्ट्र के जन्म तक। ये दिखाता है कि आजादी किसी एक घटना का नतीजा नहीं, बल्कि एक लंबी, जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया थी। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी चर्चा एक और जरूरी सवाल की तरफ इशारा करती है। हमने बड़े नेताओं, बड़े आंदोलनों और ऐतिहासिक तारीखों की बात की, लेकिन जब दांडी में नमक बन रहा था या जब 1942 में भारत छोड़ो के नारे लग रहे थे, तब बिहार के एक छोटे से गांव के किसान के मन में क्या चल रहा था, या बंगाल की एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के लिए आजादी का क्या मतलब था। इतिहास की इस बड़ी कहानी के पीछे छिपी करोड़ों आम लोगों की अनकही कहानियों के बारे में सोचना शायद इस सफर को समझने का एक और ज्यादा गहरा तरीका